यहाँ तक कोई किसी को इशू है तो मुझे बताएं। पेज नंबर 29 है, पेज नंबर 30 नहीं है। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम, कोई किसी को इशू फेस हुआ तो मुझे बताएं। सबको क्लियर था कल का लेक्चर? क्रिस्टल क्लियर था? कि उसमें किसी को कोई इशू, कोई सवाल, कोई जवाब किसी का है, यू कैन आस्क फ्रॉम मी। मुझे लग रहा है आप लोगों ने ना फिर होस्ट को मैसेज भेजे उन्हें। और यार डायरेक्ट मैसेज ना भेजें, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। आप सेंड टू ऑल मैसेज भेज दें, मैं दूसरे कंप्यूटर पे आपके मैसेज जो है वो पढ़ लूँगा। आप डायरेक्ट मैसेज भेज रहे हैं मेरे सामने स्क्रीन में, कहाँ पढ़ूँगा बताएं आपके मैसेजेस। खुद कॉमन सेंस जो है वो यूज़ करें थोड़ी सी। चलें जी, आगे चलें, स्टार्ट करें। अच्छा जी, अभी तक हमारा लाइक प्रॉपर्टी क्लियर आप लोगों का हो गया। प्रॉपर्टी में मेरे ख्याल से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैपिटल गेंस क्लियर हो गया है, वहाँ पे भी आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से जितना तफसील में कैपिटल गेन मैंने करवाया, आपने ज़िंदगी में कभी इतनी तफसील में, इतनी डिटेल में कैपिटल गेन डिस्कस नहीं किया होगा, तो उस पर भी कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए। अदर सोर्स में कोई इशू आपको नहीं होना चाहिए। इवन FTR वाला मुझे याद नहीं रहा, बिकॉज ईद की छुट्टियाँ थी, मैंने आपको ईद की छुट्टियों में FTR प्रोवाइड किया था। सॉरी, ईद कह रहा हूँ, मुहर्रम की छुट्टियाँ थी, और FTR मैंने दिया था। एक कॉन्स्टिट्यूशन था, एथिक्स था, इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, सबको सारा कुछ क्लियर था। कॉन्स्टिट्यूशन, एथिक्स, FTR, सबको सारा कुछ क्लियर था। अब हमारा सैलरी है ये एक दो दिनों में वाइंड अप हो जाएगा, उसके बाद बिजनेस सिलेबस हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो सिलेबस हम वाइंड अप कर रहे हैं अगले एक दो, मतलब अगले वीक, उससे अगले वीक, 2 हफ्तों में सिलेबस हमने वाइंड अप कर देना है। और हमने हर चीज़ कर ली है, अल्लाह का शुक्र है। कल हमारी क्लास होगी, और कल क्लास की एक्सपेक्टेड टाइमिंग 3 बजे होगी, 3 से लेके 4:30-5 बजे तक क्लास होगी हमारी। ठीक है, कल 3 से 5 हम क्लास करेंगे। और बिकॉज सैलरी के बाद सिर्फ बिजनेस एक हेड ऑफ इनकम है, जब बड़ा हेड ऑफ इनकम है फिर बाकी ख़त्म हो जाएगा। तो आई एम जस्ट टेकिंग योर वर्ड्स कि आप लोगों को पिछले प्रीवियस किसी लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कल का जो लेक्चर सैलरी वाला था वो भी आपको क्लियर है। कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम, कोई किसी किस्म का मसला आप लोगों को नहीं है। यही है, ठीक है जी, वेरी गुड। अगर वाकई इतना अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं और बाकी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम, कोई मसले वगैरह नहीं है, और हमें क्या चाहिए, पेपर पास करें, सुकून से जाएं और ज़िंदगी अपनी इंजॉय करें। और इस अटैम्प्ट में पेपर काइंडली पास कर लीजिएगा, बिकॉज अगली अटैम्प्ट में सिलेबस जो है वो चेंज हो जाना है। तो इस अटैम्प्ट में पेपर अपना पास करें और मुझे फिर दुआओं में याद रखें। और कल आपका टेस्ट भी है, टेस्ट नंबर 3 एज़ पर स्केड्यूल कल है आप लोगों को, ये स्केड्यूल में पड़ा हुआ है। हाँ जी, 21 जुलाई आ गई है, टेस्ट नंबर 3 30 मार्क्स का कल है। और टेस्ट देने हैं, और आपको टेस्ट सारे चेक होके वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, और मैंने क्या कहना था, हाँ, R1 का मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, R1 मैंने अवेलेबल कर दी है। उसके एक्सेस कर लिया आपने R1 को? R1 एक्सेस कर लिया आपने? कर लेंगे R1, बस पोर्टल ले लिया कि पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया R1 का? तो R1 के बारे में मैं आपको बता दूं, वो जो R1 का स्मार्ट बैच है, बहुत ही लाइक उसको फोकस होके स्मार्ट बैच को बनाया है। मतलब उसमें हार्डली
जो 35 डेज़ के लेक्चर हैं टोटल, डेली बेसिस के ऊपर सॉर्ट किया है। कोई भी जो दिन है हमारा वो एक 1.5 घंटे से ऊपर का लेक्चर नहीं है। 35 डेज़ हैं। अगर मैं इसको आवर्स में कन्वर्ट करूं तो गालिबन 45 आवर्स के लेक्चर बनते हैं। पूरा R1 है इसमें, पूरा R1 है। अब इसमें डिस्कस क्या किया मैंने, बेसिकली जो आपके पास कोर्स है R1 का, इसमें कंप्लीट चैप्टर के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स जो है वो डिस्कस किए हैं। फिर हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स के साथ बेसिक एग्जांपल्स हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, वो डिस्कस किए हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट फिर हर एक स्टैंडर्ड के एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस जो हैं वो करवाए हैं। हर एक स्टैंडर्ड के 5 क्वेश्चंस जो हैं वो पोर्टल के ऊपर अवेलेबल किए हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आप क्वेश्चंस की बात करें तो अराउंड 68 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं। तो ये फुल फ्लेज स्मार्ट कोर्स है। अगर कोई बच्चा R1 में स्ट्रगल कर रहा है, वो सिर्फ क्या करे, नेक नीति से स्टार्ट करे डे 1 से। जिस जिस डे पे जो जो काम है उसे करे और वो पेपर पास कर सकता है। जब आप कोर्स में जाएंगे उसके व्हाट्सएप लिंक में जाएं। व्हाट्सएप लिंक में ग्रुप का डिस्क्रिप्शन होगा, उस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन से आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप उन नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इवन क्या होगा, फिर आप जब एक डे कंप्लीट करेंगे, जब चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो आपके सेल्फ असेसमेंट के लिए टेस्ट विद सॉल्यूशन अवेलेबल वो भी हो जाएंगे। चैप्टर कंप्लीट किया विद टेस्ट विद सॉल्यूशंस आप लोग करें, और यकीन माने ये सिर्फ 35 दिन आप तरीके से लगा लेना, आपका पेपर जो है वो बड़ा आराम से पास हो जाएगा। लाइक अगर आप 20 तारीख को भी शुरू करते हैं तो गालिबन आप 1.5x पे ना भी जाएं, आप 1x पे या 1.5x पे भी कर लें, तो आप वीडियो लेक्चर्स के साथ जितने घंटे का लेक्चर है उतने घंटे का लेक्चर लें, उतने घंटे की प्रैक्टिस करें। आप हार्डली गए तो आप 21-22 अगस्त को अपना R1 डन कर लेंगे, और वो डन होगा 100% डन वाला। आपका कॉन्फिडेंस अगर R1 में ज़ीरो है तो क्या होगा, वो आपका कॉन्फिडेंस फुल 100% हो जाएगा, पेपर पास हो जाएगा। तो मेरा आपसे प्रॉमिस था, मैंने वो स्मार्ट बैच जो है अवेलेबल कर दिया। तो इसमें सब कुछ मिलेगा, चैप्टर की डिस्कशन, पास्ट पेपर्स, एग्जाम्पल्स, असाइनमेंट क्वेश्चंस, नोट्स, टेस्ट विद सॉल्यूशंस, ईच एंड एवरीथिंग इसमें पड़ी हुई है। अगर आप लोग पास करना चाहते थे और आपको सपोर्ट चाहिए थी, मेरे ख्याल से फुल फ्लैश सपोर्ट है, जाएं एक्सेस करें और पढ़ना शुरू करें, पेपर आपका पास इससे लाजमी हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था जब टेक्स्ट का एक्सप्रेस बैच आया था, उस वक्त यार R1 में लाइव नहीं करा सकता, मैं उस वक्त काम कर रहा था, रिकॉर्डेड भी मैंने कर दिया। अब इसमें 3 चैप्टर्स जो हैं, आगे डेट लिखी भी हुई है कि वो 3 चैप्टर्स जो हैं NPO, एरर्स और कैश फ्लो, वो 1 अगस्त को अवेलेबल होंगे। तो 1 अगस्त को वो 3 चैप्टर्स भी आ जाएंगे। भाई R1 पे हर चीज़ पड़ी हुई है, हर चीज़ पड़ी है। आपकी सोच से ज़्यादा मिक्स क्वेश्चन पड़े हुए हैं, कह तो रहा हूँ। वहाँ पे 70 सवाल ऐसे ही करवा दिए वहाँ पे। लास्ट 3 का बता भी रहा हूँ आपको क्या क्या नहीं है। लास्ट 3 मॉड्यूल्स के ऊपर लिखा हुआ है डैट विल बी अवेलेबल ऑन 1 अगस्त, तो 1 अगस्त को होंगे वो। सिंपल इज़ डैट केस। कल R1 का कोर्स हुआ है ना, तो एक दिन में सिर्फ R1 के ऊपर 1010 बच्चों ने उस कोर्स को एक्सेस कर भी लिया। अब आप देखें, अगर आप बेसिक कैलकुलेशन करें तो उसकी प्राइस 6000 है, ठीक है, और वो एब्सोल्युटली फ्री है। तो 1010 बच्चों ने 1010, ओहो मेरा मैथ्स ख़राब हो गया, हे। इतने बच्चों ने एक्सेस किया है। यू कैन से डैट कि कितने लोगों को कितना सर्व किया जा रहा है इस वक्त। पढ़ लो यार, पेपर पास करो, आगे जाओ ज़िंदगी में। ग्रुप ए के 2 पेपरों में डिप्रेस होकर बैठे हुए हो, ज़िंदगी में क्या करोगे आगे। बेटा शादी तेरी, तुझे कोई बेटा अपनी खजूर ना दे, तुझे कोई शादी की पड़ी हुई है तुझे। हमारी कौम को शादी के अलावा कुछ होता ही नहीं है ज़िंदगी में करना। लड़की भी देखती है कि ये इस बेरोज़गार से शादी करनी है, क्या हो गया।
तो उस R1 को आप लोगों ने ना एक प्रॉपर्ली उसको आपने यूटिलाइज़ करना है, उसके टेस्ट लाजमी अटैम्प्ट करने हैं आपने R1 के। और कोशिश कीजिएगा जो पोर्टल के ज़रिए उसका ग्रुप होगा ना, वो ग्रुप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज वो ग्रुप जो है वो ऑन होगा, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग सब कुछ जो है वो हो सकेगी। ठीक है, तो मैंने अपना एक और वादा आप लोगों के साथ मुकम्मल किया, और कुछ है तो बताएं। और मेरे ख्याल से अगर आप लोग वाकई सीरियस हैं तो 45 घंटे अगर आप अभी स्पेंड कर लेते हैं, आपके पास तकरीबन 1.5 महीना है, 1.5 महीना अगर आप बंदे के पुत्र लगा लेते हैं, आपका R1 तो पास हो जाएगा। ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, 110% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका पेपर जो है पास हो जाएगा, बिकॉज जितना वहाँ पे गिवन है इतना ही चाहिए आपको पेपर करने के लिए। ठीक है जी, चलें जी, अब हम वापस अपने एक्सप्रेस पे आते हैं। हमारा सेकंड लास्ट हेड ऑफ इनकम है, इसे ख़त्म करते हैं, फिर बिजनेस करके एक्सप्रेस बैच वाइंड अप करने हैं। हालांकि एक्सप्रेस बैच वाइंड अप करने की कमिटमेंट आपके साथ 11 अगस्त की है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं 2-3 अगस्त को एक्सप्रेस बैच भी वाइंड अप कर दूंगा 110%। एज़ पर प्लानर हमारी कमिटमेंट जो है वो 11 अगस्त तक थी एक्सप्रेस को वाइंड अप करने की। मैं 2 या 3 तारीख को एक्सप्रेस बैच वाइंड अप करके उसके बाद फिर मैं आपको 12 तारीख से लेके 12 अगस्त से लेके 19 अगस्त तक की रिवीजन भी करवा दूंगा। लाइक पूरा सिलेबस इन लेस देन 40 डेज, पास्ट पेपर रज के, प्रैक्टिस रज के, रिविजन्स और ये 20 के करीब टेस्ट, सारा कुछ कर करा के फ़ारग कर दूंगा। वो तमाम बच्चे जिन्होंने इस तसल्ली के साथ पढ़ा है डे 1 से, उनका पेपर मैं पास होने की श्योरिटी दे सकता हूँ। वैसे मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है, मैं आजकल थोड़ा सा ना आप लोगों के साथ गायब भी हूँ, मैसेज के रिप्लाई भी मतलब लेट हो रहे हैं। वो तमाम बच्चे जो डे 1, कितने बच्चे ऐसे हैं जो डे 1 से एक्सप्रेस बैच ले रहे हैं, जिन्होंने अभी तक मिस नहीं किया कोई भी लेक्चर, जिन्होंने मिस नहीं किया? कौन है? एक फ़िज़ा, अनस, अहमद, HP। जब ये अच्छा, मेरा आप लोगों से सवाल है, बिफोर एक्सप्रेस बैच ये स्टार्ट हुआ था गालिबन 27 जून को। 27 जून को टेक्स्ट के बारे में आपके क्या ख्याल थे? व्हाट आर नाउ? एक जेन्युइन, बिल्कुल एक आप लोगों ने एक होता है ना ट्रू एंड सिंसियर फीडबैक, वो देने। एज एट दैट टाइम और अब, अभी सिर्फ हमारा बिजनेस रह गया, अब क्या आपके हालात लग रहे हैं? तो उम्मीद है पास हो जाएंगे? देखिए थोड़ा बहुत तो मसला होगा, मैं आपको अगर 100 सवाल भी करवा दूँ ना, आप 100 सवाल मेरे साथ बैठ के कर लेंगे ना, जब आप खुद 101वां सवाल करेंगे ना, उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं, थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ सकता है, बट आप ये नहीं कह सकते एज ऑफ टुडे कि आप एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो आपको आता ही नहीं है। टुट्टा पजा न्यूमेरिकल भी ना आप तकरीबन 70% तो न्यूमेरिकल कर लेते होंगे, ऐसा है कि नहीं? अगर एक 20 नंबर का न्यूमेरिकल है उसमें 70% न्यूमेरिकल तो आप इजीली कर लेते होंगे, 30% एडजस्टमेंट है ना, तो भाई इतना तो हक बनता है कि आपके पेपर का, इतना तो आई कैप के पेपर का हक बनता है कि 30% तो मुश्किल लगे आपको। और लिटरली अगर कोई ऐसा बच्चा ना जो कहता सर मैं हर चीज़ कर रहा हूँ मुझे कुछ मुश्किल नहीं लग रहा, वो झूठ बोल रहा है या वो ड्रामे कर रहा है, उसे कुछ नहीं आता। आपको इतना करने के बाद भी कुछ ना कुछ मुश्किल लगना चाहिए। एंड इफ़ यू आर डूइंग क्वेश्चन, इफ़ यू आर सॉल्विंग पास्ट पेपर एंड यू आर फाइंडिंग समथिंग डिफ़िकल्ट, इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। वो 20-30% डिफ़िकल्ट रहना चाहिए, बट द थिंग इज़ दैट कि आपको 70% आते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको 70-80% आता है। मुझे बच्चे मिलते हैं जी, सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स सेल्स टैक्स हमने फलाने से पढ़ा, उससे पढ़ा, इससे पढ़ा, हमने वहाँ पे इतने इतने पैसे दे के पढ़ा, ये कर लिया वो कर लिया। लाइव जो बच्चे खास तौर पर बैठे होते हैं
बिकॉज हमने लाइफ किसी ने कॉस्ट नहीं ली। वो लगे होते हैं सर सेल्स टैक्स तो हमें कभी ज़िंदगी नहीं आया, अब सेल्स टैक्स वो 6 लेक्चर्स में पूरा हो जाता है। और वो लिटरली सेल्स टैक्स 6 लेक्चर का ही है, उससे ज़्यादा डिटेल्ड नहीं है। आप अगर कभी भी जाएं कंपेयर कर लें, वो 110% उसमें हर एक चीज़, हर एक पॉइंट, हर एक लाइन डिस्कस की है मैंने। हर एक पॉइंट, हर एक लाइन उसमें डिस्कस है सेल्स टैक्स में। और उसमें कितने पास पेपर्स करवाए हैं आपके सामने है, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा। मैंने लाइव आपको कोई 7 से 8 न्यूमेरिकल करवाए हैं, इतने ही मैंने आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल किए हैं। तो 15-16 तो न्यूमेरिकल्स मेरी तरफ से हुए हैं, 15-16 न्यूमेरिकल मेरी तरफ से हैं, 25 के करीब थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक डेफिनेशन करवा दी है। और सारा कुछ हमने ये 6 से 7 दिनों में किया। आप से पहले देखें सेल्स टैक्स आपका क्या था और अब देखें आपका सेल्स टैक्स क्या है। मेरे ख्याल से आपको फिर थोड़ा बहुत तो ना CMADC की तारीफ़ करनी चाहिए कि यार ये लोग हैं अच्छे, एफर्ट बहुत करते हैं। मैं लिटरली इस वक्त बताता नहीं, शेयर नहीं करता, लेकिन इस वक्त ना एग्जॉस्ट होने के पीक पे बैठा हूँ मैं, जिसे कहते हैं बिल्कुल पीक पे, ख़त्म जिसे कहते हैं ना, ये स्मार्ट कोर्स और ये और वो कर करा के ना बिल्कुल मुझे ना इस वक्त चाहिए कि 2-3 दिन में गायब हो जाऊँ। लेकिन आपको रिविजन्स करवाने के बाद 19 अगस्त को ही रेस्ट करूँगा, उससे पहले रेस्ट नहीं करूँगा। 19 अगस्त के बाद 19 अगस्त तक की मेरी कमिटमेंट है। 19 अगस्त तक मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो आप लोग भी शेयर किया करें, ये अच्छी चीज़ें ना लोगों को बताया करें। लोगों से सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर ये चीज़ें जो हैं शेयर किया करें, ताकि ना ज़्यादा से ज़्यादा, ख़ास तौर पे जो चीज़ फ्री की होती है, जिसमें हमारा मकसद जो है ना कम्युनिटी सर्विसेज होता है या बच्चों की भलाई के लिए होता है, आप लोगों को चाहिए वो शेयर करें। ठीक है, हम जिसमें मेजॉरिटी जो है बेनिफिट ये एक्सप्रेस था, हमने बच्चों को बड़ा कहा यार हम हर जगह पे नहीं जा सकते, आप लोग बताएं जाके। सिमिलरली R1 का हो गया, जो चीज़ें फ्री में जिससे बच्चे का फ़ायदा हो रहा है और बच्चों की कॉस्ट नहीं लग रही, आप लोगों को भी चाहिए कि आप हमारा पार्टिसिपेंट बने उस चीज़ में, और आप भी लोगों को शेयर करें, माइट भी आप किसी को बताएं, वो उस चीज़ को टेकअप कर ले, उसका पेपर पास हो जाए, आपको भी दुआओं में याद रखें, हमें भी याद रखें, तो दोनों की विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो इन चीज़ों को जितना शेयर हो सकता है वो करें। हमारे जो गुड जेस्चर्स होते हैं उनके तो आप कम से कम एम्बेसडर बन जाएं। एम्बेसडर का वर्ड वैसे ही बड़ा ज़हर लगता है, बट अगर कोई इंसान अच्छा कर रहा होता है आपको, और वाकई देखें सबसे बड़ा यूज़र होता है जो ख़ुद बेनिफिट ले रहा है, वही सबसे अच्छी जो कमेंट है वो कर सकते हैं। अब आप लोगों ने टेक्स्ट मेरे से पढ़ा है या पढ़ रहे हैं, यू कैन कमेंट अबाउट मी, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, यू कैन कमेंट, यू कैन टेल मी, यू कैन जज मी कि यार इसने सेल्स टैक्स इतना कराया, यू कैन जज मी कि इसने प्रॉपर्टी ऐसे करवाई है, यू कैन जज मी रिटर्न असेसमेंट अपील इसने ऐसे कराई है, यू कैन जज मी राइट नाउ कि यार इस बंदे ने जो 20 टेस्ट कहा था कितने लिए हैं, कितने लिए, हु कैन जज, यू कैन जज। तो जो यूज़र्स होते हैं सबसे बड़ा जो होता है ना एक्सपीरियंस उन्हीं का होता है। तो आप लोगों का फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पर तो झूठ बिकता है सारा, सोशल मीडिया पे A to Z झूठ बिकता है। मुझे वो बातें कर रहे होते हैं ज़िंदगी में जो मुझे कभी मिले भी नहीं होते, देखे भी नहीं होते, फेक अकाउंट्स पे होते हैं ये और वो। लेकिन जो सच्चे यूज़र्स होते हैं ना, उनको भी थोड़ी बहुत ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अब मैं फ़ील करता हूँ कि अगर आपको कोई बेनिफिट मिला है तो आपको बताना चाहिए या आपको आगे शेयर करना चाहिए। खैर, आपको मैं बता देता हूँ, अभी आप कैफ का टैक्स पास करेंगे ना, जब आप CFAP में आएंगे ना, उस वक्त तो आपको एक ही बंदा मिल रहा है, वो मैं ही हूँगा। टेस्ट सारे मंडे को चेक होके मिल जाएंगे, टेस्ट मैंने खुद चेक करने, मेरे पास टाइम नहीं आ रहा, कल संडे या कल सुकून से बैठ कर टेस्ट चेक करूँगा। अब आप खुद सोचें, मेरे लिए बड़ा इजी है कि मैं एक TA को हायर करके टेस्ट मार्क करा लूँ, आप लोगों के टेस्ट में उससे मार्क नहीं करा रहा, बिकॉज टाइम शॉर्ट है, ये टेस्ट की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। मुझे पता है कि यार यहाँ पे चीज़ें बतानी है, तो इसलिए मैं खुद चेक कर रहा हूँ।
कुछ तो चेक हो भी गए हैं, बट वो पोर्टल पर उनके सोल्यूशन अपलोड नहीं अभी तक किए। तो कल रात तक सारा कुछ वो जो है ना टेस्ट 1 2 3 क्लियर हो जाएगा। और भाई कैपिटल गेन की वीडियो अवेलेबल है, मैंने कोई वीडियो अभी तक प्राइवेट नहीं की। अपने ग्रुप में जाके लिंक देखो, लगे हुए हैं, शेयर्ड हैं, क्लिक करके देख लो। FTR भी पड़ी हुई, अभी मैंने प्राइवेट की नहीं, अभी मैं प्राइवेट करने लगा था, सोच रहा हूँ कल करूँगा। अभी मेरा प्राइवेट करने का मूड नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की इस सेशन की वीडियो तो नहीं होगी, मेरी यूट्यूब के ऊपर ना कोई रिवीजन पड़ी होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की, कोई पुरानी वीडियो 6 महीने पहले की, वो देख लें जाके, आपका अदर सोर्स रिवाइज हो जाएगा। कैपिटल गेन भाई पड़ा हुआ है, छुट्टियों में शेयर किया था। नहीं, मुझे व्यूज़ की टेंशन ही नहीं है, बट मैंने प्राइवेट कर देनी है। मुझे याद नहीं रहा, मैंने कल संडे या मंडे को सारी वीडियोस प्राइवेट हुई होंगी, डोंट वरी ब्रो। तो ये ज़रा ना आप लोग थोड़ा सा ना एक्टिव हुआ करें, पार्टिसिपेट किया करें चीज़ों पे, लोगों को बताया करें, फॉरवर्ड किया करें चीज़ों को, और पेपर भी पास करने। अब मेरी ख्वाहिश है कि R1 और टेक्स आप लोगों का पास होना चाहिए, फिर आप मेरे पास आके FAR 2 में मिलिएगा, मैं आपका अगले अटैम्प्ट में FAR 2 भी पास करा दूँगा। डन। तो अभी आपके लिए R1 टेक्स पास करना इंपॉर्टेंट है, करके आएँ, अगले सेशन में आपका R2 भी पास करा दूँगा। चलें जी, बड़ी हमने इररिलेवेंट बातें कर रही हैं, अब थोड़ी पढ़ाई की बातें भी कर लें। आए, चलें जी, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आधा पौना घंटे का, ताकि थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाए, और मुझे पता हो जाए मैंने पढ़ाया भी है, आप लोगों को बोर नहीं किया, वरना मैं फिर मोटिवेशनल टॉक शुरू कर दूँगा, मज़ा आएगा आपको। अच्छा, कौन सा मार्कर चूज़ करूँ? पर्पल, इंडिगो, पर्पल, प्लम, ग्रीन, लाइट ग्रीन, ब्लैक, कौन सा करूँ? पर्पल। चलें, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, पर्पल से पढ़ते हैं। चलें जी, अब हम बात करते हैं अलाउंसेस की। सैलरी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, और सैलरी के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अलाउंसेस जो हैं वो भी सैलरी का पार्ट बनते हैं। अब बेसिकली अलाउंसेस क्या होते हैं? अलाउंसेस बेनिफिट्स हैं जो हमें मिल रहे हैं। ये बेनिफिट्स वो हैं जो हमें कैश की फॉर्म में मिलते हैं। किसकी फॉर्म में मिलते हैं? कैश की फॉर्म में मिलते हैं, और फिक्स्ड होते हैं, मतलब हर महीने फिक्स्ड अमाउंट होती है। जैसे मेडिकल अलाउंस हो गया, जैसे हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ये क्या है? आपको हर महीने कैश की फॉर्म में मिल रहे होंगे और फिक्स होंगे। मतलब अगर आपको जनवरी में 5,000 मिला है, आपको फेब में भी 5 मिलेगा, अप्रैल में भी 5 मिलेगा, जून में भी 5 मिलेगा। तो हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट आपको मिल रही होती है, इन्हें हम कहते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस का सबसे बड़ा फ़ीचर जो है ना, वो आपने याद रखना है। वो क्या है कि अलाउंसेस में से कभी भी कोई किसी किस्म के एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते। कभी भी अलाउंसेस में से कोई किसी किस्म के एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो अलाउड नहीं होते। आप अलाउंसेस में से एक्सपेंस कभी भी लेस नहीं करवा सकते। अलाउंसेस का सिर्फ एक ही चीज़ है, आपने देखना है कि अलाउंसेस किस पर्पस के लिए मिले हैं। आपको जो अलाउंस मिलेंगे वो दो पर्पस के लिए हो सकते हैं। या तो आपको अलाउंस मिलेगा ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए, कि जी ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए अलाउंस मिल रहा है, या आपको अलाउंस मिलेगा प्राइवेट पर्पस के लिए। जैसे आप दफ्तर में हैं, दफ्तर के काम तो जाना है, आपको TADA मिल जाता है।
ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, डेली अलाउंस मिल रहा है, आपने परचेजिंग करने जाना है तो आपको किराया दे दिया। ये एक अलाउंसेस हैं जो ऑफिशियल काम परफॉर्म करने के लिए मिल रहे होते हैं। रिमेंबर, वो तमाम अलाउंसेस जो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए मिल रहे होते हैं वो हमारे एग्जेम्प्ट होते हैं, उसको हम सैलरी में ऐड नहीं करते। और वो तमाम अलाउंसेस जो प्राइवेट यूज़ के लिए मिल रहे हैं, मतलब वो तमाम अलाउंसेस जिनका मेरी ज़ात को फ़ायदा हो रहा है, वो क्या होंगे, वो टैक्सेबल होंगे, उसको हम क्या करेंगे, अपनी सैलरी में ऐड कर रहे होंगे। तो रिमेंबर, जहाँ पे भी अलाउंस की बात आएगी ना, जिधर भी हमारी अलाउंस की बात आएगी, जहाँ पे भी हम अलाउंस का ज़िक्र करेंगे, अलाउंस का ज़िक्र हम करेंगे तो हमने एक चीज़ पूछनी है, या तो वो अलाउंस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो टैक्सेबल है, या वो अलाउंस क्या होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। क्या होंगे? या तो वो अलाउंस टैक्सेबल है या वो अलाउंस एग्जेम्प्ट है। सिंपल। टैक्सेबल का मतलब है कि हम उसको सैलरी में ऐड करेंगे, एग्जेम्प्ट का मतलब है हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। अलाउंसेस की इसके अलावा कोई कहानी नहीं होती। अब ज़रा वापस आते हैं, और ये आपकी बुक के ऊपर पेज नंबर होगा 29 होगा, इसके ऊपर ना ये ट्री बना हुआ है। ये ट्री समझ लीजिएगा, आजकल के जो न्यूमेरिकल सैलरी में आ रहे हैं वो इसी से रिलेट करते हुए आ रहे हैं। पास्ट पेपर में मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो उसने हमसे इसके बारे में पूछी हैं। देखिए, अलाउंस आपको दो तरह के मिल सकते हैं, या तो अलाउंस मिलेगा ऑफिशियल ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, या अलाउंस मिलेगा प्राइवेट कामों के लिए जिसका आपको पर्सनल बेनिफिट हो रहा है। रिमेंबर, कोई भी अलाउंस जिसको आपको पर्सनल बेनिफिट हो रहा है, जिससे हाउस रेंट अलाउंस हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, यूटिलिटी अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस वगैरह हो गया, ये सारे क्या होते हैं, आपके टैक्सेबल होते हैं। टैक्सेबल का मतलब क्या है कि जो अलाउंस मिलेगा वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा, वो आपकी सैलरी का पार्ट बन रहा होगा। रिमेंबर, जो अलाउंस हमें ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए मिलते हैं उसमें भी हमने कैटेगराइज कर दिया है कि अगर आपको ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए अलाउंस मिला है और वो है वन ऑफ टाइप। वन ऑफ टाइप का मतलब है कि जब काम हुआ तब आपको अलाउंस मिल गया, ये नहीं है फिक्स मिल रहा है। कब मिल रहा है? जब आपको काम हुआ उस वक़्त आपको अलाउंस पे किया जा रहा है। तो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए अलाउंस था, अगर वन ऑफ टाइप मिला है तो वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर हम कभी भी उस सैलरी में उसको ऐड नहीं करेंगे। और अगर हमें ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए अलाउंस मिल रहा है, वो फिक्स परसेंटेज में मिल रहा है, या वीकली मिल रहा है, या मंथली मिल रहा है, तो रिमेंबर वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये ट्री जो है, ये जो फ्लो चार्ट है, इस फ्लो चार्ट को आपने क्या रखना है, आपने याद रखना है। या तो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए या प्राइवेट यूज़ के लिए। सिंपल सी बात है भाई, अलाउंस मिला प्राइवेट यूज़ के लिए तो वो क्या होगा, वो टैक्सेबल होगा। अलाउंस मिला प्राइवेट यूज़ के लिए तो वो क्या होगा, वो आपका टैक्सेबल होगा। ऑफिशियल यूज़ के लिए अगर अलाउंस मिला है वन ऑफ टाइप, वन ऑफ टाइप का मतलब कि भाई जिस दिन काम पे गए उस दिन अलाउंस मिला, जिस दिन आपको क्लाइंट पे भेजा उस दिन आपको टी ए डी ए पे कर दिया। तो जो वन ऑफ टाइप अलाउंस मिलेगा आपको वो एग्जेम्प्ट है। लेकिन आपको अगर फिक्स अलाउंस मिल रहा है हर महीने भाई, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, बेशक वो ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए ही क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा आपका, वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट समझ आया आप लोगों को? भाई स्क्रीन क्लियर है यार, क्या हो गया? मेरे साथ में लैपटॉप ओपन किया होता है, मैं उसमें देख रहा होता हूँ। मेरे एंड से मसला नहीं है, कि मेरे एंड से मसला हो मेरा सेकंड स्क्रीन भी ब्लर होगी, तो काइंडली आप ज़रा देखें आपके एंड से मसला होगा भाई। बाकी बच्चों से पूछ लेना, स्क्रीन क्लियर है ना? ये आपके नेट का इशू है। अब देखें हम एग्जाम्पल, इसके साथ एक समझते हैं एग्जाम्पल से। कहता है जी, मिस्टर बिलाल is working as an executive in a beverage company. He has provided with the following details in order to calculate his taxable income. उसने ये डिटेल्स दे दी हैं इसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। बेसिक सैलरी पर मंथ है 1 लाख रुपया,
हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 30,000 रुपया। ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए अलाउंस मिल रहा है, ये फ़िक्स परसेंटेज में है 5% से सैलरी। इसके अलावा इसको एक अलाउंस मिला है 6 लाख रुपया फॉर अटेंडिंग अ बिजनेस मीटिंग इन फॉरेन कंट्री। हालांकि इसका खर्चा कितना हुआ है 4.5 लाख रुपया। अब देखें ये एग्जांपल इसको एक्सप्लेन कर रही है। अब देखो ये अलाउंस ये है वन ऑफ टाइप कि इसको सिर्फ एक ही दफ़ा मिला है, काम पे गया है तो अलाउंस मिल गया, ये फिक्स नहीं मिल रहा। लेकिन ये जो है इसको हर महीने मिल रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको लेके चलेंगे। सैलरी हो जाएगी जी ₹1,00,000 इंटू 12 लाख रुपये आ जाएगी। हाउस रेंट अलाउंस हो जाएगा 30,000 इंटू 12 3,60,000 आ जाएगा। अब जो इसको 5% ऑफ अलाउंस मिल रहा है ये फिक्स परसेंटेज में मिले, बेशक ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए हो, टैक्सेबल होता है। तो 1.2 का लिया 5% सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और जो ये वन ऑफ टाइप मिला है ये एग्जाम्प्ट होगा। अब ये कभी भी नहीं करेंगे आप, अच्छा सर देखें ये वन ऑफ टाइप अलाउंस मिला है, 6 लाख का अलाउंस है, खर्चा इसका 4.5 लाख हुआ है, आप 6 से 4.5 लेस करवा देते हैं 1.5 लाख, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको अलाउंसेस पढ़ाते हुए यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल लिखवाया था कि अलाउंसेस में एक्सपेंसेस लेस नहीं होते। ये जो हम अलाउंसेस की बात कर रहे हैं, इस अलाउंसेस में हम कोई किसी किस्म के एक्सपेंसेस जो हैं वो लेस नहीं करवा सकते। तो या तो अलाउंस टैक्सेबल है या तो अलाउंस एग्जाम्प्ट है। जैसे इस केस में जो टैक्सेबल था वो सैलरी में ऐड हो गया, जो एग्जाम्प्ट है उसे हमने क्या कर दिया, उसको हमने इग्नोर कर दिया। क्लियर है? अब ये वन ऑफ टाइप क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है ना, एवरीथिंग इज क्लियर। अब रिमेंबर अलाउंसेस कोई भी हो सकते हैं, वो किसी भी नाम के आगे अलाउंस लिख सकता है, किसी भी नाम के आगे अलाउंस लिख सकता है। आपने इसका ट्रीटमेंट बस ये याद रखना है। ये जो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल पढ़ लिया ना, ये असूल, आपने इस असूल के तहत क्या रखना है, आपने ये चीज़ याद रखनी है। ये असूल, प्रिंसिपल नहीं भूलना। भाई अगर कोई भी अलाउंस है जिसका मुझे ज़ाती फ़ायदा हो रहा है, सैलरी में ऐड होगा। कोई भी अलाउंस ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए मिला है, वन ऑफ टाइप है तो एग्जाम्प्ट है, फिक्स परसेंटेज मिला है तो वो। ये तस्वीर को याद कर लो, ये तस्वीर याद कर लोगे तो आई कैप की वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। इसमें किसी को कोई मसला तो नहीं है ना आप लोगों में से? जी जनाब, इसमें तो किसी को कोई मसला तो नहीं है, सबको सारा कुछ क्लियर है? अच्छा जी, अब वो किसी भी चीज़ के आगे अलाउंस लिख देना, आपने बस लेके चलना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस ये टोटली टैक्सेबल होती है, प्राइवेट बेनिफिट है। हाउस रेंट अलाउंस टोटली टैक्सेबल है, यूटिलिटी अलाउंस टोटली टैक्सेबल है, एजुकेशनल अलाउंस टोटली टैक्सेबल है, कन्वेंस अलाउंस टोटली टैक्सेबल है। फिर ट्रैवलिंग अलाउंस, अब ये ट्रैवलिंग अलाउंस बेसिकली मिलता है आपको ऑफिशियल ड्यूटीज़ के लिए। अगर ये ट्रैवलिंग अलाउंस आपको वन ऑफ टाइप मिलेगा, मतलब जिस दिन क्लाइंट पे गए उस दिन पैसे मिल गए, तो एग्जाम्प्ट है। बट ट्रैवलिंग अलाउंस अगर आपको फिक्स मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। डियरनेस अलाउंस हो गया, ये टैक्सेबल होता है। मेडिकल अलाउंस एक वाहिद अलाउंस है जिसके लिए हम रूल पढ़ते हैं। मेडिकल अलाउंस एक वाहिद अलाउंस है जिसके लिए हम क्या करते हैं, जिसके लिए हम एक असूल पढ़ते हैं, जिसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं। वो रूल क्या है कि मेडिकल अलाउंस जब भी हमें मिलेगा, जब भी हमें मेडिकल अलाउंस मिलेगा, हम मेडिकल अलाउंस लेंगे, इसमें से हम लेस करवा देंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी। मतलब जो भी हमारी बेसिक सैलरी होगी हम उसका क्या लेंगे, 10% लेंगे और मेडिकल अलाउंस में से लेस करवा देंगे। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो ये सैलरी में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर आंसर आपका नेगेटिव आया तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इग्नोर कर देंगे। तो सिर्फ मेडिकल अलाउंस के बारे में ये रूल है, बाकी किसी भी अलाउंस के बारे में रूल नहीं है। अलाउंस मिलेगा तो ऐड होगा या एग्जेम्प्ट होगा। अलाउंसेस क्लियर है? इसमें कोई सवाल है तो बताएं।
10% ऑफ बेसिक सैलरी, जो आपकी बेसिक सैलरी होगी उसका 10% हम यहाँ पर लेस करवा रहे होंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस एग्जाम्प्ट होते हैं। आपको अगर मेडिकल अलाउंस मिला फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपया और 10% ऑफ बेसिक सैलरी आपका आया है 2.5 लाख रुपया, तो 3 से 2.5 लाख लेस करवाएंगे, बाकी 50,000 जो है सैलरी में ऐड हो जाएगा। अगर आपको मेडिकल अलाउंस मिला है 3 लाख रुपया और 10% ऑफ बना है बेसिक सैलरी 3.5 लाख रुपया, आंसर नेगेटिव आएगा 50,000। इस केस में सैलरी में कोई चीज़ ऐड नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है? ज़ीरो हो नेगेटिव हो तो अनएक्सेप्ट होगा। उसके बाद हम देखते हैं परक्विजिट्स। परक्विजिट्स क्या होते हैं? बेसिकली जो ये पर्क्स हैं ये भी हमारे बेनिफिट्स होते हैं। आप कोशिश करके ना, मैं सैलरी बुक से करवा रहा हूँ, हालांकि मैंने जितने भी चैप्टर्स कराए हैं मैंने वो स्लाइड से करवाए हैं। सैलरी सिर्फ मैं बुक से करवाता हूँ बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा रूल्स हैं और इसमें बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एग्जांपल्स हैं। तो आप बुक के ऊपर ना चीज़ें जो जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, वो आप अपनी बुक के ऊपर लिखते जाइएगा ताकि आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम वगैरह जो है फेस ना हो। गॉट इट? अच्छा जी, पर्क्विजिट्स, पर्क्स, अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पर्क्स भी कह रहे होते हैं। ये भी क्या है? ये बेनिफिट हैं। ये बेनिफिट इन कैश भी हो सकते हैं, ये बेनिफिट इन काइंड भी हो सकते हैं। चीज़ें भी मिल सकती हैं, कैश भी मिल सकता है, बट ये किसको मिलती हैं? ओहदे को। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक रैंक है, आपके पास कोई स्पेसिफिक ओहदा है, तो उस ओहदे की वजह से आपको बेनिफिट मिल रहे होंगे। ज़रा मुझे खुद बताएं, एक कंपनी में क्या कंपनी हर एम्प्लॉय को कन्वेंस देती है? क्या कंपनी हर एम्प्लॉय को खाना देती है? क्या कंपनी हर बंदे को गाड़ी दे देती है? क्या कंपनी हर बंदे को घर प्रोवाइड कर देती है? क्या कंपनी हर बंदे को लोन दे देती है? ज़रा बताएं, ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, नहीं होता ना। अब आप खुद बताएं, एक वर्कर है, एक ऑफिस बॉय है, एक सुपरवाइज़र है, एक असिस्टेंट मैनेजर है, एक मैनेजर है और एक सीएफओ है। सबसे ज़्यादा मराआत, सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स किसको मिलेंगे? ऑफिस बॉय को मिलेंगे। क्या ऑफिस बॉय को कंपनी कार घर लेके देगी? ना। वो किसको मिलेंगे? सीएफओ को। भाई सीएफओ को कार मिलेगी, उसको घर भी ले देंगे, उसको लोन भी दे देंगे, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवा देंगे। अब वो बेनिफिट्स वो उस बंदे के नहीं है, वो उस बंदे की नहीं है। वो जो आज ऑफिस बॉय है, अगर वो सीएफओ के रैंक पे पहुंच जाए उसको भी बेनिफिट मिलेंगे। ये बेनिफिट किसकी वजह से मिल रहे हैं? आपकी पोजीशन की वजह से। किसकी वजह से मिल रहे हैं? आपके ओहदे की वजह से मिल रहे हैं, आपकी पोजीशन की वजह से मिल रहे हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पर्क्स कह रहे होते हैं। याद करें वो वक्त जब आप पीआरसी में आए थे और आपको ख्वाब बेचे गए थे कि जी आप सीए करेंगे, ऑडी होगी और ये होगी वो होगी। वो तमाम बेनिफिट्स जो हैं वो जो मिल रहे होते हैं सैलरी का पार्ट बनेंगे। क्या क्या ख्वाब दिखाए जाते हैं आप लोगों को? आप लोगों का क्या क्या बताया जाता है कि जी आपके पास क्या कुछ होगा? अब सीए करेंगे 5 लाख तनख्वाह होगी, गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, और क्या क्या कहते हैं। इवन मुझे याद है जब मैं आया था एएफसी में तो मुझे उस वक्त ये भी कहा था कि आपकी शादी पसंद की हो जाएगी। मैं कहा यार ये सीरियस हो गया है, अब तो करना पड़ेगा। 6 फिगर सैलरी ने मोटिवेट नहीं किया,
घर ने मोटिवेट, जब उसने कहा ना फ्रंट ऑफिसर वाली बाजी ने कि शादी भी मर्जी की होगी, मैं कहा अब तो करना ही सही है। आज तक रो रहे हैं उस चीज़ को, क्यों मान ली उसकी बातें। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ रही होती है। तो ये है हमारे पास परक्विजिट्स, इन्हें हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना सीखना है। मैं मजाक करूँ, डोंट टेक इट सीरियस, मैं थोड़ा सा सार्केस्टिक ज़्यादा होता हूँ। अक्सर मेरे मजाक को सीरियस लेके मेरे ख़िलाफ़ हथियार उठा के बैठे होते हो। मैं थोड़ा सा लाइट मूड में रहता हूँ। लेकिन ये वाली बात सच बताई है, उसने कहा था आपसे ये करेंगे, शादी भी आपकी मर्ज़ी की, घर भी मिलेगा, गाड़ी भी मिलेगी, ये भी होगा, वो भी होगा। खैर आगे चलते हैं हम। ये क्लियर है कि परक्विजिट्स किसे कहते हैं, सबको क्लियर है ना कि अलाउंसेस क्या होते हैं और परक्विजिट्स क्या होते हैं। नहीं नहीं, कहाँ पे हुई, आज भी गाने सुन रहे होते हैं हम सारे बैठ के, खड़ा हूँ आज भी यही। आप लोगों को भी कहा था ना मेहरान मिलेगी, ऑडी मिलेगी, मर्सिडीज़ मिलेगी, तो उसे क्वालिफाई तो करो, कल्टस नहीं मिलनी आप लोगों को। अभी जो हमें परक्विजिट्स मिलेंगे ना, बेनिफिट्स तो हैं, ये जितने भी आपके ये परक्विजिट्स वगैरह हैं, क्या बेनिफिट हैं? द आंसर इज़ यस सर, ये बेनिफिट्स हैं, ये फ़ायदे हैं। आपको कार दी जा रही है, आपको घर दिया जा रहा है। हमने अब ये बेनिफिट्स कैलकुलेट करने हैं, और वो बेनिफिट्स कैलकुलेट करके हमने क्या करना है, हमने ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, अब हमने हर एक बेनिफिट्स का बेनिफिट ऐड किया। अच्छा सर, आज एक क्लास में कोई पूछ रहा था, सर जब क्लास दे रहे होते हैं तो वॉइस से ऐसा क्यों लगता है कि बहुत दुखी हैं? शाबाश है, शर्म नहीं आती तेरे को? बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? दुखी नहीं होता, थक गया होता हूँ। सुबह 9 बजे क्लास शुरू होती है, 9 बजने में 6 मिनट है, 6 मिनट, 12 घंटे के कंसेक्टिव क्लासेस हैं, सांस तक का टाइम नहीं होता। अभी भी आपके इंसान थके ना तो क्या करे, फोत हो जाए। अच्छा जी, अब हम पर्क्स की बात कर रहे हैं, और पर्क्स में ना हम सबसे पहले बात करेंगे एसेट्स की। ये एसेट्स कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे। अब एसेट्स कौन है हमारे पास? एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर वो जिसके पास काम कर रहे हैं, और ये एसेट्स किसको मिलने हैं? एम्प्लॉय को मिलने हैं। अब ये एसेट्स की जब हम कहानी भी छेड़ते हैं ना, तो एसेट्स जो हैं वो हमें दो तरह के मिल सकते हैं। या तो एसेट्स हमारे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हमारे एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ट्रांसफ़र करने का मतलब है नाम कर देना। क्या? नाम कर देना। दूसरा है एसेट्स ट्रांसफ़र ना किए, वो कहें जब तक आप हमारे बिज़नेस में काम कर रहे हो, हम क्या करेंगे, आपको एसेट्स जो है वो यूज़ करने के लिए देंगे। ठीक है, क्या? या तो आपको एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, या आपको एसेट्स यूज़ करने के लिए दिए हैं। अब मैं लिख लूँ फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को बुक में लिख लेना, ट्रांसफ़र। ये ट्रांसफ़र का केस है, ये फॉर एवरी एसेट्स है। ये ना कहना अच्छा सर अगर ये दें तो क्या होगा, वो दें तो क्या होगा, भाई हर एसेट के लिए, मोबाइल भी एसेट है, लैपटॉप, घर, घड़ी, सारा कुछ, हर एसेट के लिए ये फॉर्मूला है। क्या? कि जब भी आपको कंपनी कोई एसेट देती है, हम क्या लेते हैं? फेयर मार्केट वैल्यू एट डेट ऑफ ट्रांसफ़र। कि जिस दिन कंपनी आपके नाम कोई एसेट ट्रांसफ़र करती है उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी। इसमें से हम लेस करवाते हैं कॉस्ट पेड बाय एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय ने कितनी रकम पे की है उस एसेट को लेने पे, वो हम लेस करवाएंगे। रिमेनिंग हमारा बेनिफिट आएगा, और ये बेनिफिट जो है वो हम किस में ऐड कर देंगे? सैलरी में ऐड कर देंगे। ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल। आप जाते हैं अपने एम्प्लॉयर के पास, कहते हैं एम्प्लॉयर भाई वो पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है, मुझे दे दे। कहता ठीक है ले लो।
वो कहता है जी ये मार्केट की कीमत हमने लगवाई है, मार्केट की कीमत तो है 12 लाख रुपया। आप कहते हैं अच्छा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? आप कहते हैं सर मेरे पास तो सिर्फ 7 लाख रुपये है, मैं 7 लाख ही दे सकता हूँ। एम्प्लॉयर कहता है ठीक है भाई 7 लाख दे, ले जा। अब क्या हो रहा है, चीज़ कितने की थी? 12 लाख रुपए की। आप कितने की दी है? 7 लाख की। क्यों? आप उसके फूफी के पुत्र हैं? बताएं, नहीं ना, आपका तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई ब्लड रिलेटिव नहीं है। हाँ वो आपका एम्प्लॉयर है, उसने आपको एम्प्लॉयमेंटशिप की वजह से 12 लाख की चीज़ 7 लाख की दे दी है। कितना फ़ायदा हुआ, कितना बेनिफिट हुआ है? 5 लाख का। ये जो बेनिफिट होगा ये क्या होगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा। आप पेल में काम कर रहे हैं जी, और आप कहते हैं सर एसी दे दें, सर एसी दे दें। अब पेल में एसी लगा, कहते हैं भाई इस एसी की कीमत जो है 2 लाख रुपये है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? कहते हैं मेरे पास सिर्फ 80,000 रुपये है। तो पेल वाले आपसे 80,000 लेते हैं, आपको 2 लाख कैसे पड़ा देते हैं। कितना बेनिफिट हुआ? 1,20,000 रुपये का। ये तो ये है ट्रांसफ़र के लिए। ट्रांसफ़र का मतलब है कि भाई इस बंदे ने इस बंदे को एसेट दे दिया, अब ये मालिक है। ये क्या है? ये मालिक है। अब कोई इन्वेंट्री हो, कोई यूज्ड एसेट हो, कुछ भी हो, घर, गाड़ी, यूज्ड एसेट, कुकिंग रेंज, इस्त्री, तवा, डोई, बेलना, एनीथिंग जो एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयर को दे दी गई है, ट्रांसफ़र कर दी गई है, ट्रांसफ़र का बेनिफिट ये निकालेंगे। फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयर के पास 70 खड़ी हुई है, आप कहते हैं सर 70 दे दें। वो कहता है भाई 70 की कीमत जो है इस वक्त लाख रुपया है मार्केट में, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? आप कहते हैं अल्लाह के लिए दे दे, गरीब दुआएं देगा। आप उसे 1 रुपया भी पे नहीं करते, आपने कुछ भी पे नहीं किया, तो आपको सारा का सारा बेनिफिट हुआ। तो जो बेनिफिट हुआ वो किस में हो जाएगा? सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये क्लियर है सर? ये हर एसेट के लिए है, गाड़ी, घर, बंगला, दुकान, मकान, फ्लैट, हर एसेट जो आपके नाम ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, ट्रांसफ़र केस का बेनिफिट निकालने का ये होता है। ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है? अब हम सेकंड केस देखते हैं, वो है एसेट यूज़ का। यूज़ करने का मतलब क्या है कि यार तुम इस एसेट को इस्तेमाल करो चंद साल इस्तेमाल करने के बाद हमें एसेट वापस कर देना। एम्प्लॉयर ये कहता है क्या करो, चंद साल इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करने के बाद हमें ये एसेट वापस कर देना। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसका रूल क्या है। अब एसेट आपको सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दिए जा रहे हैं। रिमेंबर, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अदर देन कार एंड हाउस। घर और कार के अलावा जो एसेट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। घर और कार के अलावा जो एसेट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको यूज़ करने के लिए दे दी हैं, घड़ी दे दी है, लैपटॉप दे दिया है, कंप्यूटर दे दिया है, एसी दे दिया है, फ्रिज दे दिया है, टीवी दे दिया है, सोफ़े दे दिए हैं, अलमारी दे दी है, कुकिंग रेंज दे दी है। ये सारे आते हैं। जैसे मुझे याद है बचपन पे मेरे अब्बू को उनकी कंपनी ने कुकिंग रेंज दिया था कि यार इसको यूज़ कर लो। जब अब्बू ने कंपनी रिज़ाइन की उन्होंने कुकिंग रेंज वापस ले लिया। तो वो बेनिफिट्स, उन एसेट्स की हम क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। अब ये जो एसेट्स हैं ये यूज़ करने के लिए दिए जा रहे हैं। इन एसेट्स का मालिक कौन होगा? इन एसेट्स का मालिक कौन होगा? एम्प्लॉयर। कौन मालिक है? एम्प्लॉयर। जिसके एसेट है, कंपनी जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं वो मालिक है। अब ये एसेट्स की ना 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। क्या? नंबर 1 पॉसिबिलिटीज़ है कि ये हों जी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, के मतलब जिसके एसेट हैं वो इसका मालिक है, वो इसका मालिक है, उसने ये एसेट ख़रीद के रखे हैं। दूसरा है भाई उसके भी एसेट नहीं हैं, उसने ख़ुद ये एसेट रेंट पे लिया था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एम्प्लॉयर जो है, आपका एम्प्लॉयर वो एक जनरेटर जो है वो रेंट पे लेके आता है। आपका एम्प्लॉयर
एक जनरेटर जो है वो रेंट पे लेके आता है, आप कहते हैं भाई मेरे घर लाइट नहीं आ रही, तो वही जनरेटर आपको क्या करता है, एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दे देता है। एम्प्लॉयर ने भी जनरेटर लिया रेंट पे, वही उसने क्या दे दिया, एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए। अब जो इसका रेंट पे कर रहा होगा एम्प्लॉयर, रेंट तो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, इस्तेमाल कौन कर रहा है, एम्प्लॉय। बेनिफिट किसको मिल रहा है, एम्प्लॉय को। तो सर ये रेंट जो है इसकी सैलरी में एज आ बेनिफिट के तौर के ऊपर क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। तो अगर रेंटल एसेट्स हों, उनका जो रेंट होगा वो एम्प्लॉय की सैलरी में जब तक वो इस्तेमाल करेगा, जितने साल जितने महीने, हम सैलरी में बेनिफिट के तौर पे क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे। ये समझ आइए रेंट वाला सीन। उसके बाद है, वो कहता है जी नहीं, एसेट रेंट के नहीं थे, एसेट वर ओन्ड बाय अ कंपनी, वो कंपनी के थे। अब कोई भी एसेट कंपनी का हो तो क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक एसी है, 3 लाख रुपए का एसी लिया है कंपनी ने, तो उन्होंने इस एसी को रिकॉर्ड किया होगा और इस एसी को डेप्रीशिएट भी कर रहे होंगे। ये तो बेसिक असूल है, बेसिक प्रिंसिपल है, जो आप लोग पढ़ के आ चुके होते हैं कि जो एसेट्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, डेप्रीशिएट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 10% है इसका डेप्रिसिएशन रेट, तो कंपनी हर साल 30,000 जो है अपने इनकम फ्रॉम बिजनेस में ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रही होगी। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा ना। अब ये एसी कंपनी का था, कंपनी ने ला के अपने पास रखा, कंपनी इसको रिकॉर्ड कर रही है, कंपनी इसके ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रही है। कंपनी ने ये एसी यूज़ करने के लिए एम्प्लॉय को दे दिया कि ठीक है यार, तुम 2 साल तक इस एसी को इस्तेमाल कर लो। बेचा नहीं है उसको, बस 2 साल के लिए एसी दे दिया है, इस्तेमाल कर लो। है भी किसका, कंपनी का, डिस्पोज भी नहीं हुआ, तो कंपनी तो इसको डेप्रिशिएट करती रहेगी, बिकॉज तो डिस्पोज हुआ ही नहीं। डेप्रिसिएशन आप अकाउंटिंग में पढ़ के आ चुके हैं, डेप्रिसिएशन उस वक्त रुकती है जब आप डिस्पोज ऑफ करते हैं। यहाँ तो डिस्पोज ही नहीं किया, आपने उसको दे दिया है, 1-2 साल इस्तेमाल करेगा, वापस कर देगा। तो अब आप जो इस एसी की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, वही डेप्रिसिएशन एम्प्लॉय की सैलरी में आप ऐड कर देंगे एज अ बेनिफिट कि भाई तुम ये एसी इस्तेमाल कर रहे हो ना, तुम्हें फ़ायदा पहुंच रहा है, तो ये फ़ायदे की कीमत है जो हम तुम्हारी सैलरी का पार्ट बना रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये आपने याद रखनी है कि एसेट ट्रांसफ़र होगा तो ट्रांसफ़र का बेनिफिट हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे होंगे। और अगर एसेट इस्तेमाल करने के लिए दिए जाएँ, तो पहली बात है वो एसेट जो इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं वो रेंटल हो सकते हैं। मतलब मैं अगर एक एम्प्लॉयर है, एक एम्प्लॉयर जाके जनरेटर लेके आता है, उसका रेंट पे कर रहा है 5,000 रुपया पर मंथ, और वो जनरेटर कंपनी लेके आती है और जनरेटर इस्तेमाल करने के लिए एम्प्लॉय को दे देती है। लिया कंपनी ने, इस्तेमाल एम्प्लॉय कर रहा है, अब ठीक है इस्तेमाल करें। एम्प्लॉय की सैलरी में हम 5,000 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कि भाई तुम ये जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हो, हम तुम्हें बेनिफिट दे रहे हैं, ये 5,000 रुपया जो हम रेंट पे कर रहे हैं वही बेनिफिट है, वो तुम्हारे पे पीछे क्या होगा, ऐड हो रहा होगा। ठीक है। और अगर आपके अपने एसेट्स हैं तो जो उनके डेप्रिसिएशन हम अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, वो आप उसकी सैलरी में एज अ बेनिफिट के तौर के ऊपर ऐड कर रहे होंगे। क्लियर है ये। हम इसको यहाँ पे रखते हैं, जो वाइंड अप करते हैं, कल हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। ठीक है जी, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।